नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर और हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। और आज इसी राष्ट्रपति टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रपति टॉपिक क्या क्या कहता है इस विधि को आराम से बात करेंगे। हमने बात किया कि किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और किस विधि से होता है। हमने बात की थी कि एक विधि थी जिसका नाम था एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। हमने ये भी पढ़ा कि गुप्त मतदान क्या होता है, मतलब सीक्रेटली वोटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात की कि अनुपातिक क्या होता है। तो अनुपातिक में हमने बात की कि जब भी कोई राष्ट्रपति चुनता है तो एक निश्चित अनुपात में उसको मत प्राप्त करने होते हैं, ये अनुपातिक विधि थी। फिर हमने बात की हस्तांतरित विधि। हस्तांतरित में मैंने ये बताया कि किस प्रकार अगर जिसके कम वोट होते हैं उनके वोट दूसरे व्यक्तियों के जिनके अधिक वोट होते हैं उनके वोट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये पढ़ा था हमने हस्तांतरित विधि। ठीक है, उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को हमने राष्ट्रपति के चुनाव लड़वाए और जिसमें से एक व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बनाया था जिनका नाम अशोक था। ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, ये बात हुई मोटा मोटी बातें जो जरूरी थी। अब बात करते हैं इस राष्ट्रपति टॉपिक को आगे बढ़ाने के, निर्वाचन विधि को आगे बढ़ाने की। अब देखिए, वापस लिखते हैं निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि, ठीक है। तो इस निर्वाचन विधि का उल्लेख की बात करें, यानी निर्वाचन विधि का उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है, एक आर्टिकल आता है, एक अनुच्छेद आता है 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का उल्लेख मिलता है। और राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है हम वापस देख लेते हैं एक बार। एकल संक्रमणीय आनुपातिक फिर हस्तांतरित एकल संक्रमणीय आनुपातिक हस्तांतरित गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, ये विधि हमने पढ़ी किस प्रकार इस विधि में क्या क्या होता है, इसको आराम से पढ़ा। आज बात करते हैं कि यदि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो चुनाव का फॉर्म भरने से पहले उसके क्या क्या शर्तें होती है उसके लिए, तो याद देखना। पहली बात करें शर्तों की, तो याद रखना कि कोई भी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसकी कुछ प्रस्तावक होते हैं। प्रस्तावक बोले तो प्रपोजल, जो उसका प्रपोजल रखते हैं संसद के सामने कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। तो पहला आता है प्रस्तावक। प्रस्तावक की बात करें तो प्रस्तावक होते हैं 50, यानी प्रपोजल की संख्या होती है 50। प्रपोजल की संख्या होती है 50। उसके बाद बात करें अनुमोदक, जो एक तरीके से रेटिफिकेशन देते हैं। अनुमोदक कि ये व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो इसके लिए हम जो है वो अनुमोदन देते हैं। अनुमोदक की बात करें तो अनुमोदक होते हैं 50। पूछा जाता है कि ये अनुमोदक और प्रस्तावक कहां से होते हैं, याद रखना प्रस्तावक व अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से ही होते हैं। ठीक है, निर्वाचक जो अनुमोदक होते हैं वो निर्वाचक मंडल से ही होने चाहिए। ठीक है, जो अगर कोई प्रस्तावक है जो प्रपोजल रखता है वो राष्ट्रपति का अनुमोदक नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 500 व्यक्ति थे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। इनमें से 50 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव रख दिया, प्रस्तावक है। ठीक है, तो बच्चे कितने 450। ये प्रस्तावक वापस अनुमोदक नहीं हो सकते। इन्हीं 450 में से 50 व्यक्ति होने चाहिए जो होंगे उसके अनुमोदक। ठीक है, यही क्या कहलाता है प्रस्तावक और अनुमोदक विधि। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में एक पीछे क्या कहना चाहता है प्रस्तावक और अनुमोदक। तो याद रखना, जब पहली बार आम चुनाव हुआ था, जब 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था, तो इन प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या एक हुआ करती थी। कितनी? मात्र एक हुआ करती थी। मतलब एक जना प्रस्ताव रखेगा, एक जना अनुमोदन देगा। ठीक है, इसीलिए जब पहली बार आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय 37 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, क्योंकि अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या ज्यादा नहीं होती थी, एक होती थी। एक जना प्रस्ताव रखते और एक जना
रेटिफिकेशन प्रपोजल और एक रेटिफिकेशन देते, बस काम हो गया। तो 1952 में ये जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी वो एक ही हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद 1974 में इस प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या में वृद्धि की गई और 1974 में इस प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10-10 कर दी गई, ठीक है। 10-10 के बाद 1997 की बारी आई। 1997 में इन प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 कर दी गई, ठीक है। तो इन लिख सकते हैं पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या एक थी, ठीक है। फिर लिखेंगे 1974 में प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10-10 कर दी गई, 10-10 कर दी गई, ठीक है। प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 कर दी गई। फिर याद रखना 1997 की बात है, 1997 में 1997 में प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 50-50 कर दी गई, 50-50 कर दी गई, ठीक है। 50-50 कर दी गई। ये प्रोसेस हुआ 1997 के आते आते। काम कैसे हुआ, कितने प्रस्तावक हुए और कितने अनुमोदक हुए, ठीक है। बाद में अब पूछा जाता है कि और क्या है इसके बारे में। तो देखिए कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव जो भी लड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए एक जमानत राशि होती है, ठीक है। एक जमानत राशि होती है, बेल मनी, जिसे बेल मनी कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में बेल मनी जमानत राशि कितनी होती है। तो जमानत राशि की बात करें तो हर चुनाव में वैसे जमानत राशि बेल मनी होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो जमानत राशि होती है वो होती है 15,000 रुपये, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो जमानत राशि होती है वो होती है मात्र 15,000 रुपये होती है, ठीक है। तो पहली बार जब इस बेल मनी की बात करें तो इस पहली बार बेल मनी की बात पहली बार जमानत राशि तो पहली बार जमानत राशि की गई थी 2,500 रुपये, 2,500 रुपये, ठीक है। ये कब की गई, कब पूछ ले कब, तो याद रखना 1974 में पहली बार जमानत राशि की बात की गई और इस जमानत राशि को पहली बार मात्र 2,500 रुपये रखा गया। फिर पूछा पता है, फिर बताइए कि 15,000 रुपये कब से हुई। तो याद रखना 1997 में जब प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या बढ़ी तो इसके साथ क्या किया, इस बेल मनी को भी बढ़ा दिया गया। 1997 में इस जमानत राशि को 2,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। याद रह जाएगा। तो याद रखना कि पहली बार जमानत राशि की बात करें तो पहले आम चुनाव में कोई भी जमानत राशि नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 1974 का समय आया, 1974 में पहली बार जमानत राशि कितनी की 2,500 रुपये की गई। फिर पूछा जाता है कि आज वर्तमान में 15,000 रुपये कब से हुई। तो याद रखना 1997 में इस जमानत राशि को 2,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी, ठीक है। आराम से लिख ले इसको। लिख ले आराम से लिख ले। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए बात करें आगे और क्या कहता है राष्ट्रपति के संदर्भ में। एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 3 to 4। वैसे कल बात की थी इस पर, बात तो नहीं की लेकिन आपके सामने बोला गया था ये आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। हमेशा याद रखना कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं और राष्ट्र चुनाव आयोग क्या करते हैं, इसके बारे में अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, याद रखोगे राष्ट्रपति के चुनाव कि राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करते हैं। अधिसूचना जारी करते हैं। ये अधिसूचना बोले तो मतलब निर्वाचन आयोग एक तरीके से वैकेंसी निकालती है, ये समझ लो। ठीक है, एक तरीके से पहले वैकेंसी निकलेगी, बाद में जो व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है वो फॉर्म भरे, बाद में उसकी जो योग्यता है उसको देखा जाए। एक तरीके से निर्वाचन आयोग तो अपना काम करता है कि जल्दी से जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो एक तरीके से फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का काम करता है। आगे बात करें तो हमेशा याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा है या राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो बारी बारी क्या करते हैं, निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इस बार अगर लोकसभा का है तो अगली बार राज्यसभा के महासचिव, ठीक है, इस अगली बार महासचिव राज्यसभा का है निर्वाचन अधिकारी तो उससे अगली बार लोकसभा का। ठीक है, याद रखना। तो नोट लगा के लिख सकते हैं ये बात, नोट लगा के लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव बारी बारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। अब वो क्या कहता है कि याद रखना इस राष्ट्रपति के चुनाव में जिस प्रकार हम एक शब्द पढ़ते हैं नोटा, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का नोटा विकल्प ही नहीं होता। क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का नोटा विकल्प नहीं होता। तो नोट लगा के लिख सकते हैं कि इस चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि ये चुनाव मतलब राष्ट्रपति के चुनाव, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिसको अप्रत्यक्ष नहीं पता तो हमारी पिछली क्लासों को पढ़े आराम से, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों को बताया गया है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, तो आराम से वहां से आप पुरानी क्लासों को पढ़ोगे तब ये चीज याद रहेगी। ठीक है, तो पुरानी क्लासों को भी आप साथ साथ पढ़ते रहे ताकि आप पीछे की क्लास को किसी तरीके से भूलो ना। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको आप भूल ना जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली क्लासों को भी आप साथ साथ में पढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, लिखिए आराम से इस चीज को।
लिख लिया दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं आगे। तो एक आर्टिकल आता है 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाए, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि उस विवाद की सुनवाई हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। उस विवाद के संदर्भ में सुनवाई कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, वापस सुनिए। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, तो इस परिस्थिति में उस चुनाव की जो भी विवाद है उसकी सुनवाई कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। देख लें, इसमें ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय करता है। किसी भी विवाद की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। ये तो बात है अनुच्छेद 71 क्या कहता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि किसी भी कोई विवाद है या राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद है, तो उसकी शिकायत कौन दर्ज कराएगा? तो याद रखना, राष्ट्रपति के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद है तो इसके लिए जो शिकायत है वो दर्ज कौन करवाएगा? शिकायत करवा सकते हैं या तो शिकायत की बात करें, शिकायत कौन कर सकता है? तो या तो शिकायत कर सकता है उम्मीदवार, मतलब जो अपोनेंट था उम्मीदवार कर सकता है। ठीक है, उम्मीदवार ने शिकायत कर दी कि राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है। ठीक है, तो या तो उम्मीदवार कर सकता है या फिर जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के संदर्भ में, निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य। ठीक है, मतलब या तो उम्मीदवार खुद कर सकता है, उम्मीदवार। ठीक है, या तो उम्मीदवार खुद कर सकता है शिकायत, या फिर क्या कर सकते हैं कि जो निर्वाचक मंडल है उसके जो 20 सदस्य हैं वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर आगे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है, आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हो? शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो याद रखना, ठीक है, शिकायत हमेशा परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। देखो, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराती है। अब क्या होगा कि कम से कम अब क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा? इस संदर्भ में एक संविधान पीठ का गठन करेगा। ये संविधान पीठ क्या करेगी? इस संविधान पीठ के 3 काम होंगे। या तो जो शिकायत आई है उस शिकायत को खारिज कर दे, या राष्ट्रपति के चुनाव ही खारिज कर दे, या अन्य उम्मीदवार को निर्वाचन घोषित कर दे। ये 3 परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको लिख लें पहले, जो साफ करता हूँ फिर आगे पढ़ लेते हैं। चलो नीचे लिख लेते हैं कहीं कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट एक संविधान पीठ का गठन करेंगे तथा ये पीठ निम्न निर्णय दे सकती है। मतलब क्या क्या निर्णय दे सकती है, ठीक है। बात करें, पहला निर्णय मैंने बताया कि जो शिकायत है, जो भी दर्ज हुई, शिकायत खारिज कर दे, पहला ही हो सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है कि इसके संदर्भ में अगर दूसरे की बात करें तो चुनाव रद्द करा सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर सकती है। अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकते हैं, अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकते हैं, कर सकती है, ठीक है। ये हुआ अगर आर्टिकल 71 में कोई शिकायत हो जाए तो। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में राष्ट्रपति के साथ, और क्या क्या है राष्ट्रपति टॉपिक। अभी काफी लंबा पड़ा है राष्ट्रपति टॉपिक, तो आप निरंतर पढ़ते रहे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नई क्लास के साथ। ओके दोस्तों।